लॉटरी वीज़ा 2025 ओपन होने वाला है। यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम्स वीज़ा की, जो इंडिया को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट इवन ना के बराबर कॉस्ट और सिंपल एजुकेशन के साथ आप अपने यूके जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका सपना पूरा होगा, बल्कि आपको 2 इयर्स तक का वीज़ा लग के आएगा और वहाँ आप वर्क और इवन स्टडी कर सकते हैं। बस आपका थोड़े रिक्वायरमेंट्स और अच्छी किस्मत और आपके हाथ में 2 इयर्स का वीज़ा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। बट उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। सो गाइस, 2025 का फेब आने ही वाला है, विच मीन्स हमारा इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम यूके बैलॉट ओपन होने ही वाला है। सो आज की वीडियो में हम इस वीज़ा को कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा कॉस्ट क्या रहने वाली है, प्रोसेसिंग टाइम, रिफंड पॉलिसी एंड मैनी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा, ये जो वीज़ा है वो इंडियंस के लिए है और इस वीज़ा में आपको 2 इयर्स तक के यूके में रहने का और वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको इसकी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्या आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो वीज़ा है आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक लॉटरी सिस्टम वीज़ा रहेगा, जिसमें उन्होंने रैंडमली एप्लीकेशंस उठानी है। बट इस चीज़ में अप्लाई करने का तभी फ़ायदा है जब आपकी एलिजिबिलिटी इसमें मीट कर दी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करना है, तब अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो आप उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी में पहले उन्होंने बोला है कि आप जो है वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपकी जो एज है वो बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। थर्ड चीज़, आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ कि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, जो कम से कम आपकी 2530 पाउंड होनी चाहिए। अब इस एलिजिबिलिटी को इन्होंने और एलेबोरेट किया हुआ है, हम वो भी देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से हैं। तो उसमें ये है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ऑफ कोर्स ही बात है इंडियन सिटीजन होनी चाहिए एंड एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड चीज़, अगर आपकी एज 18 से कम है एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ ट्रैवल टू द यूके आपकी एज जो है वो 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन बोली है उन्होंने, एलिजिबल क्वालिफिकेशन विच मीन्स हैव अ क्वालिफिकेशन एट बैचलर्स लेवल और अबव, मतलब आपको मिनिमम बैचलर डिग्री जो है वो इंडिया की चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो किसी स्पेसिफिकेशन में होनी चाहिए, जस्ट आपको बैचलर डिग्री चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप किस फील्ड के हो या आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू मस्ट हैव बैचलर डिग्री। अगला है आपके पास कोई 2530 पाउंड सेविंग्स में होनी चाहिए, सो दैट आप अपने आप को यूके में सपोर्ट कर सको। और अगला एक और चीज़ है इसमें ये बोला गया है कि आपके कोई भी बच्चे 18 ईयर्स अंडर नहीं होने चाहिए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो तो आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, हमने अप्लाई कैसे करना है। हमारी एलिजिबिलिटी मीट कर रही है, अब हमने अप्लाई करना है। अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें सबसे पहले एक आपको बैलॉट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसकी डेट्स ओपन होंगी, कुछ डेट्स होंगी, लाइक सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन होता है ये चीज़, और हर साल फरवरी मंथ और जून जुलाई के टाइम पे ओपन होता है। 3000 ये जो वीज़ास हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। लाइक अभी आपको 1000 से 1500 इस टाइम ओपन करेंगे, 1000 से 1500 जो है वो नेक्स्ट मिड ईयर होता है तब ओपन करते हैं, जो कि जून और जुलाई के टाइम पे होगा। और ये ओपन सिर्फ 48 आवर्स के लिए होता है, यानी कि 2 दिन के लिए ओपन होता है। उन 2 दिन के अंदर अगर आप एलिजिबल हो तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी फीस नहीं है। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ास कवर किए थे उसमें जब हमने बैलॉट के लिए रजिस्टर किया है तो उसमें हमें 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ पर हमें बैलॉट के लिए रजिस्टर के लिए फीस थी। बट यूके में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है बैलॉट के लिए, विच मीन्स कि आप जो है वो एक लॉटरी है। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपने लगा लो, एक जार में अब सब लोगों के नाम वहाँ पर पुट किए गए हैं, अब सब लोगों ने अपनी एप्लीकेशन डाली है और उस जार में से रैंडमली उन्होंने कुछ एप्लीकेशन ऐसे निकाल ली और उन्हीं को उन्होंने सिलेक्शन लेटर भेज दिए।
तो ऐसा सिस्टम है। तो इसमें कोई ये नहीं कि आपने मास्टर्स कर रखी है या आपने डॉक्टरेट कर रखी है तो आप एलिजिबल होगे या आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रैंडमली उठाना है, आप एलिजिबल हो नहीं उनको कोई मतलब नहीं है। बट ये चीज़ आपने खुद देखनी है कि अगर आप एलिजिबल हो तभी आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया का होता है कि अगर उनको उतनी एप्लीकेशंस नहीं मिली तो वो बार ओपन करते रहते हैं, बट यूके में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो पर फिर भी आपको एक सिलेक्शन लेटर मिल गया है तो वो सीट खराब हो जाएगी। तो जब आपने बैलॉट के लिए एंटर करना है तब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज आपने स्कैन करके रखना है। उसी में आपके नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पासपोर्ट डिटेल्स होंगे। उसके अलावा आपको फ़ोन नंबर चाहिए एक और ईमेल आईडी चाहिए जिसमें आपको सिलेक्शन लेटर रिसीव होगा। 2 दिन के लिए ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया ये पोर्टल, आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दिया और आपको बहुत टाइम वेट करने की जरूरत भी नहीं है इसके कि कब तक हमें वो रिस्पॉन्स करेंगे। विदिन 2 वीक्स वो आपको सिलेक्शन लेटर भेज देंगे अगर आप उस चीज़ में सिलेक्ट होते हो तो। जैसे ही सिलेक्शन लेटर मिलेगा आपको ईमेल आईडी में रिसीव होगा और उसके बाद आपके पास 90 डेज है डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हमें एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो भी हम देखते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपका चाहिए होगा पासपोर्ट, सेकंड चीज बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपने अपने फंड शो करने हैं। इसके अलावा आपने अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं जो कि 10th ऑनवर्ड 10th 12th और बैचलर्स डिग्री आपने वहां पर अटैच करने हैं। नेक्स्ट आपके पास टीवी टेस्ट होगा, एक मेडिकल होगा आपका जो कि टीवी टेस्ट होता है यूके का, आपने वो टेस्ट करवाना है और आपको जो है वो पीसीसी करवानी है। सो दीज आर दी ओनली डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी करने हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट्स का। देखो बैंक स्टेटमेंट बहुत ईजी है। इसमें आपको लग रहा होगा कि फंड्स कैसे शो करेंगे, हमारे पास अभी है नहीं। इसमें कोई यूके का इतना कोई वो नहीं होता कि आपको सोर्स ऑफ फंड भी दिखाना है, ये पेमेंट्स कहाँ से आ रही है, वो इस हिसाब से कुछ नहीं चेक करते हैं। आपको सिर्फ 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए होते हैं आपके अपने अकाउंट में। अगर आपके पास 28 दिन पुराने फंड्स हैं तो आपने पास वो स्टेटमेंट निकालनी है या फिर वो बैलेंस सर्टिफिकेट निकालनी है, फिर आपने वो सबमिट करना होता है। अब इसमें आपके पास 90 डेज होंगे तो आप कहीं से भी अरेंज करके अपने पास इतने 28 दिन पुराने फंड्स करके वो लगा सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इन डॉक्यूमेंट्स का भी एक अलग अलग वीडियोस बना लेंगे सो दैट आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और आप अपनी एप्लीकेशन खुद लगाओ। अब जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, आपने इस 4th वाले लिंक, हाउ टू अप्लाई का 4th वाले लिंक है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो। आपने यहाँ से एप्लीकेशन शुरू करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप फिल करते रहोगे, बट इसमें एक और चीज़ है जो आप मिस नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक और चीज़ जो है वो रेडी करनी है, वो है आपको हेल्थ केयर सरचार्ज। यस, आपको ये पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने से पहले आपको हेल्थ केयर सरचार्ज पे करनी पड़ेगी जो कि 1552 पाउंड है। ये आपका इंडियन रुपीस में 1,72,000 से लेकर 75,000 के बीच में होगा। ये आपको पे करनी होती है, ये आपको मैंडेटरी है पे करना। बट इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है इन फ्यूचर तो आपको ये फुल्ली रिफंडेबल होगा। बट इसको पे करना एडवांस में वो मैंडेटरी है। उसके अलावा आपको एक और अमाउंट पे करना है जो कि है पाउंड 298 जो कि इंडियन रुपीस में 32-33,000 के नियर बनेगा और ये आपकी एम्बेसी फीस होगा। इन केस अगर फ्यूचर में आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा आपको। आपका जो रिफंड होगा वो आपका हेल्थ केयर सरचार्ज रिफंड होगा। अगला जो है वो आपको अपने अकाउंट में पेमेंट शो करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया। ये भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप 3 लाख तक शो करो, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे पाउंड को इंडियन रुपीज़ में तो ये आपको 275-280 तक बनेगा। बट आई रिकमेंड कि आप 3 लाख जो है वो शो कर लो। तो ये जो है ये कॉस्ट आने वाला है, जिसमें से ये वाला अमाउंट है वो तो आपके अकाउंट में ही रहेगा। ये वाला अमाउंट पे करोगे आप और ये वाला अमाउंट भी आप पे करोगे। इन केस अगर वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो ये रिफंडेबल होगा। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ वीज़ा अगर रिफ्यूज हो जाता है तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपका ये जो 298 पाउंड है वो लॉस हो जाएगा, बट बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये आपके अकाउंट में है और ये आपको फुल्ली रिफंड हो जाएगा।
और ये जो डिसीजन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि विद इन 1 मंथ, वैसे उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 3 वीक्स के अंदर अंदर हम आपको डिसीजन दे देंगे। वीजा 2 इयर्स का है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें आप क्या कर सकते हो इस वीजा के तहत और क्या नहीं कर सकते हो, वो क्या चीज है। इस वीजा के तहत आप स्टडी कर सकते हो कुछ कोर्सेज में, उन्होंने ये लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, आप जैसे क्लिक करोगे आपको वो पता चल जाएगा। सेकंड चीज, आप काम कर सकते हो, बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आप वहां पर काम कर सकते हो। थर्ड चीज, आप सेल्फ एम्प्लॉयड वहां पर अपना काम भी कर सकते हो और एक कंपनी भी सेट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि उसकी जो नेटवर्थ हो वो 5000 से ज्यादा ना हो और कोई भी आप एम्प्लॉयज नहीं रख सकते हो। और जो चीज नहीं कर सकते हो आप क्या है, आप अपने वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप ये बोलो कि 2 ईयर के बाद मैं वीजा को एक्सटेंड करूं तो आप नहीं कर सकते हो। आप वहां पर रहने के लिए और क्या कर सकते हो, उसके लिए आप वीजा को स्विच कर सकते हो। स्किल्ड वर्कर में आप अपना वीजा स्विच कर लो 2 साल के बाद, वो चलो वो बाद वाला प्रोसेस है, बट स्टिल मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। कोई भी पब्लिक फंड्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और आप अपने फैमिली को लेके नहीं जा सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्पाउस मेरे साथ जाएंगे, मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप उनको नहीं ले जा सकते हो। उनको अगर जाना होगा तो उनको अपनी इंडिविजुअल फाइल लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट पर्सन होके काम नहीं कर सकते हो वहां पर। सो ये था इस वीजा के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन। इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी है, कब आपने बैलॉट के लिए अप्लाई करना है, क्या बैलॉट के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, किस हिसाब से अप्लाई करना है, क्या आपको फंड्स रखने हैं, कितना इसका कॉस्ट आने वाला है, वहां जाके आप अपना वीजा कैसे एक्सटेंड करवा सकते हो, कितना टाइम पीरियड रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इस वीजा के सारे ही पार्ट्स कवर करेंगे। इसका बैलॉट जब ओपन होगा बैलॉट वाला पार्ट कवर करेंगे, जब इनविटेशन आएगा वो वाला पार्ट कवर करेंगे, पीसी से अगर आपको चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है वो हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मेडिकल में कोई दिक्कत आए तो वो आप हमें बताना, हम वो कवर कर लेंगे। हम इस वीजा के रिगार्डिंग A to Z चीजें कवर करेंगे। बस आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके हमें इन्फॉर्म करना है, हमसे वो क्वेरीज डिस्कस करनी है, सो दैट हमें भी चीजें क्लियर हो कि आप किस चीज में अटके हुए हो या किस चीज को आपको हेल्प की जरूरत है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो साथ, सो दैट कि उनको भी चीजें सारी क्लियर हो जाए और वो अपना वीजा खुद अप्लाई करें। सो इसका बैलॉट अब ओपन होने ही वाला है, फरवरी में कभी भी ओपन हो सकता है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही ये ओपन होने वाला होगा। तब तक आप वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।